एक्सपेक्ट के 2026 में कैदी नंबर 804 जो हैं वो इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे। बहुत बड़ी खबर दे दी है मुशाहिद साहब ने कि 2026 में कैदी नंबर 804 को रिहाई मिल जाएगी। और ये भी मैं बताता चलूं कि उनकी रिहाई होने वाली थी पिछली नवंबर 2024 में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के उन तलाक हक़ाइक़ पर जिनका जिक्र सब करते हैं लेकिन समझता कोई नहीं। सियासत, एस्टेब्लिशमेंट और अदालती निज़ाम तीनों एक ऐसे दायरे में फंस चुके हैं जहां से निकलना आसान नहीं। मुशाहिद हुसैन साइद ने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कह दी है। उनके मुताबिक सियासतदान को धंधे से नहीं, सियासत से ही खत्म किया जा सकता है। और उन्होंने खुलकर कहा कि 2026 में कैद नंबर 804 यानी इमरान खान रिहा हो जाएंगे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर चल रही प्लानिंग का एक हिंट भी हो सकता है। आज के इस एनालिसिस में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान एक रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स में फंस गया है और क्या 26th और 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ने अदालती निजाम को बेअसर कर दिया है। तला साहब, हमारे मुल्क की कुछ हकीकत हैं, तल्ख हक़ाइक़ कह लें, कुछ रियलिटीज हैं और वो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा वाज़ेह है। एक तो ये है कि सियासतदान की मौत सियासी हो सकती है, डंडे के जरिए नहीं हो सकती। जितनी देर तक कोई सियासतदान मकबूल है, अवाम के दिलों में है, तो उसको आप डंडे से या कानून की तरफ से नहीं और खत्म कर सकते। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी मिली द डे जनरल ज़िया-उल हक वेंट, नेक्स्ट डे पीपल्स पार्टी पावर में आ गई इलेक्शन के जरिए। मियां साहब को एग्जाइल भेजा, जब वो खत्म हुआ उनका दौर, तो उसके बाद मियां साहब पावर में वापस आ गए। तो ये एक रिवॉल्विंग डोर है हमारे यहां, फ्रॉम पावर टू प्रिजन एंड प्रिजन टू पावर। आसिफ ज़रदारी साहब के खिलाफ कितने केसेस थे? वही जिन्होंने केसेस की उनके खिलाफ गुलाम इसाक खान साहब ने उनकी हल्फ बर्दारी की एज ए फेडरल मिनिस्टर 1993, क्योंकि उन्होंने मियां साहब को निकालना था। तो ये हमारा रिवॉल्विंग डोर है, इसमें कोई हरफ आखिर नहीं। आई एक्सपेक्ट के 2026 में कैदी नंबर 804 जो हैं वो इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे। बहुत बड़ी खबर दे दी है मुशाहिद साहब ने कि 2026 में कैदी नंबर 804 को रिहाई मिल जाएगी। और ये भी मैं बताता चलूं कि उनकी रिहाई होने वाली थी पिछली नवंबर 2024 में। ट्रंप का इलेक्शन 5 नवंबर को हुआ, 10 नवंबर को उनके मुज़ाकरात शुरू हो गए थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ और रिहाई का फैसला भी हो गया था। और 22 नवंबर को उनकी रिहाई होनी थी, लेकिन कुछ उनके इमरान खान साहब की पार्टी में भी उनके नादान दोस्त हैं, वो कहते हैं ना नादान दोस्त वो एक दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, हम 10 लाख लोग लेके आएंगे, 26 को ये करेंगे वो करेंगे, वो सारा सैबोटाज हो गया। वरना ही वाज गोइंग टू बी अ फ्री मैन इन नवंबर 2024। नवंबर 2024 इमरान खान आजाद हो चुके होते अगर पीटीआई के नादान वर्करों ने हमाकत न की होती। मुशाहिद हुसैन सैयद नादान दोस्तों ने या कायदीन ने, जो भी कायदीन ने हमाकत न की होती। मुशाहिद साहब का बड़ा यहाँ पे इंकशाफ, बड़ी खबर उन्होंने दी। मुशाहिद साहब, अब हम ये जानते हैं कि सियासत के असरात सर इकोनॉमी के ऊपर भी होते हैं, सोसाइटी के ऊपर भी होते हैं। इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान में सियासत है उसके असरात इकोनॉमी के ऊपर हम देखते हैं तो 47% पॉवर्टी रेट है, यानी 12 करोड़ के करीब लोग 2 वक्त की रोटी से महरूम है। सर, अगर हम बात करें सोसाइटी की तो मुशाहिद साहब आजकल रोज हम देखते हैं कि बच्चों के साथ रेप केसेस, ज्यादती की खबरें लगी होती हैं और हम नहीं रोक पाते उन्हें। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी बुराइयां, बीमारियां, चोरी, फ्रॉड, लूटमार, ऑनलाइन आपका फोन एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, अपना नंबर दीजिए, बहुत कुछ हो रहा है सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, विच वी आर नॉट प्राउड ऑफ। व्हाट डू यू सी? इसकी वजह आप समझते हैं हमारे मुल्क के लीडर्स ही हैं, पॉलिसी मेकर्स ही हैं, पॉलिटिशियंस ही हैं जिनकी नेगेटिव पॉलिसीज ने इंपैक्ट दिया है? मुशाहिद साहब, बिल्कुल जी, मैं समझता हूं कि देखिए ना, जो फोकस हो गया है करप्शन को खत्म नहीं करना, गवर्नेंस को ठीक नहीं करना, किस्सा कुर्सी का। अब आप देखें 27 अक्टूबर ब्लैक डे है कश्मीर के हवाले से, यकजहती का हम इज़हार करते हैं मकबूजा कश्मीर में, कश्मीरी अवाम की जदोजहद में। उधर कश्मीरी अवाम इंडियन मकबूजा कश्मीर में क्या ब्लैक डे बना रहे थे, और इधर क्या हो रही थी कि हम कब्जा कौन करेगा। अब नई जो तख्त है छोटा मोटा मुजफ्फराबाद में, आजाद कश्मीर में, आपस में कंसल्टेशन हो रही है। भाई खुदा का नाम ले, आपके पास गवर्नमेंट्स मिली हुई हैं पूरे पाकिस्तान में, और क्या चाहिए? बस करें, इतना हिर्स और रवस। सर, वो भी चौथा प्राइम मिनिस्टर लाने की कोशिश हो रही है एक टेन्योर में। मुशाहिद साहब, एक टेन्योर में, दिस इज अ जोक। और क्या कर रहे हैं हम? अपना कश्मीर कॉज को डैमेज कर रहे हैं अपनी छोटी मोटी कुर्सी की खातर। और कुर्सी लेके क्या करेंगे आप? कोई कश्मीर को आजाद करेंगे? नहीं, सम पर्क्स
कुछ लोग वजीर बन जाएंगे, कुछ और लोगों को खाने का मौका मिलेगा, जिन्होंने खाना खा लिया था वो फारग हो जाएंगे, नए खाने वाले आ जाएंगे। आई मीन दिस इज जस्ट नॉनसेंस। ये कोई दिस नॉट सीरियस गवर्नेंस। ये इशू है जिसलिए आप कह रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं चाइल्ड रेप की, आप जो बात कर रहे हैं ये फ्रॉड चीज की, आप जो बात कर रहे हैं जो लोग हमारे ड्रग ह्यूमन स्मगलिंग करते हैं, आप उसकी बात करें। कितने लोग आपके जेल में हैं, कितने लोग डूब गए हैं बिकॉज ऑफ करप्शन, उनमें से कितने लोगों को आपने सजाएं दी हैं, कितने लोगों को आपने पकड़ा है। तो क्योंकि गवर्नेंस इज इट्स ऑल अबाउट कि मैं कुर्सी में लेके अपना क्या फायदा उठाऊं, अपनी फैमिली के लिए, अपने कबीले के लिए या अपनी पार्टी के लिए। मुल्क का तो सोच नहीं रहा, अवाम का कोई सोच रहा है। तो दैट इज द कोर इशू एंड दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड। हम अवाम का उनको सोचने पर कैसे मजबूर करें? एक सवाल है सर, हम रोज मीडिया पे शोर मचाते हैं अवाम के लिए, गरीब भाइयों के लिए, लेकिन सैडली रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर। उनको तो परवाह नहीं है कि सर उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। हाउ डू वी मेक देम रियलाइज सर? तला जतोई साहब, आप जनूबी एशिया में रहते हैं और पिछले 3 सालों में 3 जनूबी एशिया के ममालिक में अवामी इंकलाब आए हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। करेक्ट। लोग उठे हैं, लोगों ने वजीर आजम के घर, सदर के घर हमले किए हैं। बांग्लादेश में एक हुकूमत जो हिंदुस्तान की हिमायत याफ्ता थी, जो 20 साल से कायम थी, उसको उखाड़ फेंका दिया, वो भागी हेलीकॉप्टर में। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका भागा हेलीकॉप्टर में सिंगापुर। वो जो नेपाल में जो प्राइम मिनिस्टर थे शेर बहादुर देउबा, उसकी बीवी को उन्होंने इतना मारा, वो तो मार देना था उनको, घर जाके मारा। ये अब जनूबी एशिया जो हम कहते थे बड़ा सॉफ्ट जगह है, बड़े मासूम लोग हैं ये, और ज्यादा ये धीमे लोग हैं, ये ज्यादा इंकलाबी नहीं है। ये आपके पड़ोस में हो रहा है इर्द गिर्द। पाकिस्तान कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ नेचर। आप इंतजार ना करें कि जिस दिन लोग खुद खड़े हो जाएंगे इस जुल्म के खिलाफ और इस ज्यादती के खिलाफ। आपकी नजर में से पिछले इंतखाबात इलेक्शंस फ्री एंड फेयर थे? अगर नहीं थे तो पाकिस्तान की तारीख में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या कभी होंगे भी या नहीं, फ्यूचर में भी कभी होंगे या नहीं? इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा? इसी तरह सिस्टम चलता रहा मुशाहिद साहब तो बड़ी टेंशन हो जाएगी। डोंट यू एग्री सर? देखिए जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान की तारीख में 2 दफा हुए हैं और दोनों दफा फौजी दौर में हुए हैं। ठीक। एक दफा 1970 में जनरल मोहम्मद याया खान ने इलेक्शन करवाए जो फ्री एंड फेयर थे, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी और अवामी लीग इलेक्शन जीती। और दूसरा फेयर एंड फ्री इलेक्शन जनरल मुशर्रफ ने करवाए थे 2008 में, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इक्तदार में आए। ये वाहिद इलेक्शंस थे एब्सोल्युटली फ्री एंड फेयर। अब नया मॉडल आ गया हाइब्रिड प्लस, उसमें आपको टेक ओवर करने की जरूरत नहीं, मुबारक हो, मार्शल लॉ लगाने की जरूरत नहीं, यू कैन स्टिल रन द शो। ये आपने एक और इंकशाफ कर दिया है कि हमारा जमहूरी निजाम हाइब्रिड से हाइब्रिड प्लस में चला गया। हाइब्रिड प्लस। प्लीज इलैबोरेट एंड एक्सप्लेन। उसमें यह हुआ है कि पाकिस्तान में कंसेंसस आ गया है, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो। रात 12 से सुबह 5 बजे तक हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने मेहनत करके 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की सर, और उसके समरात आप देख रहे हैं, उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं। डू यू थिंक हमारा जस्टिस सिस्टम बेहतर हुआ 26वीं आईनी तरमीम के आने से या बुरा हुआ? क्योंकि हमने ये देखा सर कि 5 हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं, खुद चल के जाते हैं, एक जज की डिग्री जाली हो जाती है, फिर 2 मेंबर बेंच बैठते हैं उस जज की डिग्री के हवाले से, तो एक जज साहब माजरत कर लेते हैं, ही रेस्क्यूज हिमसेल्फ एज पर द मीडिया हेडलाइंस। आपकी नजर में 26वीं आईनी तरमीम ने निजाम अदल पे क्या असरात मुरत्तब किए सर? तो दोस्तों, बात साफ है, जब तक सियासत से सियासतन नहीं निकलेगा और सिस्टम से खुदगर्ज लोग अलग नहीं होंगे, तब तक ना गवर्नेंस ठीक होगी और ना अवाम को इंसाफ मिलेगा। जो बातें मुशाहिद हुसैन ने की हैं, वो सिर्फ एक शख्सियत पर तनकीद नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के बेकार होने का इजहार है। आज भी हमारे मुल्क में कुर्सी का खेल चलता रह गया, जबकि अवाम गरीबी, महंगाई और बेइंसाफी का बोझ उठा रही है। अब फैसला अवाम को करना है कि वो इन रिवॉल्विंग डोर्स के साए में जीना चाहती है या नया निजाम तलब करेगी। मैं हूं इमरान रियाज खान। ये थी आज की एनालिसिस। अपना ख्याल रखिए और दुआ कीजिए कि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन दिन वापस आए। अल्लाह हाफिज। नजरीन, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर हलचल है। सुहैल अफरीदी का नाम पिछले कुछ हफ्तों से एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके खिलाफ जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, वो सिर्फ एक फर्द के नहीं, बल्कि पूरी एक सोच के खिलाफ ऑपरेशन लगते हैं। इनसाइडर्स का कहना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक शख्सियत का नहीं, बल्कि नैरेटिव कंट्रोल का मामला है। हर दफा जब सियासत गर्म होती है, कोई ना कोई आवाज उठती है और फिर वो या तो बैंड कर दी जाती है या मुखालिफ बना दी जाती है। यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं
क्या पाकिस्तान में सच बोलने का जुर्म अब भी इतना बड़ा है? साथ ही 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट सामने आया है, जिससे अदालती निजाम में अहम तब्दीलियां की जा रही हैं। मुख्तासिर तौर पर इस अमेंडमेंट का मकसद कहा जा रहा है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए जाएं, लेकिन ऑपोजिशन और आजाद एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये रिफॉर्म नहीं, कंट्रोल का नया तरीका है। अगर आप देखें तो पहले भी यही पैटर्न सामने आता रहा है। जब भी सियासत किसी नुक्ताए एहतिसाब पर पहुंचती है तो नया अमेंडमेंट या जुडिशियल मूव आ जाता है। अब सवाल यह है, क्या ये अमेंडमेंट इंसाफ को मजबूत करेगी या फिर सिस्टम को और सेंट्रलाइज्ड बनाएगी? अब ये सब कुछ तब हो रहा है जब अवाम में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर का हाल सबके सामने है, लेकिन हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों का फोकस सिर्फ कुर्सी और कंट्रोल पर नजर आ रहा है। यानी एक तरफ अवम रोटी, बिजली, पानी के लिए परेशान और दूसरी तरफ इदारों में तकात का खेल। यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। कानून मजबूत होता नहीं, लेकिन कानून के जरिए मजबूत लोग और मजबूत हो जाते हैं।